18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, इस वक्त न्यूज 18 इंडिया का जो सफर है वो अमेठी पहुंच चुका है। वो अमेठी देखिए, अब 2 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान 7 तारीख को, फिर 5वें चरण का मतदान होगा 20 तारीख को। 20 तारीख को मतदान होगा अमेठी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी वायनाड में हार के डर की वजह से दूसरी सीट तलाशेंगे, सेफ सीट। अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं। आइए चलते हैं, स्मृति ईरानी से बात करेंगे। अब हमारे साथ स्मृति ईरानी इस वक्त। हम अगली जनसभा जा रहे हैं मैम जी, और ये सलोन है। हाँ, सलोन। अब हम अगली जनसभा जा रहे हैं। हाँ, तो एक दिन में कितनी जनसभाएं कर रही हैं आप? गत 12 दिन में लगभग 250 मीटिंग्स कर चुकी हूँ, तो आज भी लगभग 10 से 12 है। लेकिन वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी दोनों परिवार है, दोनों अलग ही नहीं है, फर्क ही नहीं है कोई। कहा था कि वायनाड परिवार है। हर दिन परिवार बदलने की प्रथा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही दिख सकते हैं। लोग रंग बदलते हैं और गांधी परिवार बदलता है। रंग बदलते हैं और गांधी परिवार बदलता है। आइए चलते हैं। हार का डर, सरेंडर विपक्ष का, कोई फाइट नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत सुबह से लेकर रात तक 14-15 मेहनत की है, इसलिए तो सरेंडर किया है। लेकिन चूंकि सामने सेनापति ने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचे तब तक हम भी चुपचाप बैठे रहे। कोई कह रहा है कि स्मृति फोबिया है, कोई कह रहा है कि मजबूरी का नाम रायबरेली, कोई कह रहा है हार का डर, सरेंडर, कोई कह रहा है मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, आपके हिसाब से देखिए, राहुल जो गांधी लोग इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, मैं विनम्रता से उन्हें कहना चाहती हूँ, अगर कोई राजनीतिक दल किसी एक सीट को हारने की कगार पर छोड़ दे और उस हार को मास्टर स्ट्रोक का नाम दे दे, तो वो उस दल में आज किस प्रकार की जुवेनाइल पॉलिटिक्स हो रही है उसका सबसे पहला प्रमाण है। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। तो वो सिस्टम कितना चलता है। वायनाड से जो सीपीआई की कैंडिडेट है, वो जो इंडी का पार्ट है, वैसे देखा जाए तो उन्होंने कहा कि कम से कम राहुल गांधी को वायनाड के वोटरों को धोखा नहीं देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी अपने ही अलायंस उनको बताना चाहिए था कि भाई मैं यहाँ से मैं इस बार मैंने भी कहा ये, अच्छा, कि अगर आप पारदर्शिता वाली पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको डंके की चोट पे कहना चाहिए कि देखिए मैं 2 सीटों से लड़ रहा हूँ। अखिलेश जी का मध्य प्रदेश में क्या हश्र किया था, अपमानित किया था कि नहीं किया था? खून के आंसू अखिलेश जी को भी रुलाए। क्योंकि आज मैंने आपकी सारी जनसभाओं को देखा, उसमें 2 प्रमुख बातें हैं, दोनों का एक सवाल जी। राम मंदिर का आपने जिक्र किया। हाँ, सारी आपने बोला कि अयोध्या जी यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर ही दूर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर आ रहे हैं, रोड शो होगा राम मंदिर में, वो दर्शन करेंगे। तो आपको लग रहा है ग्राउंड पर है इस इशू का, इस आपने क्या देखा है? बिल्कुल है, आपने बोला। देखिए, राम मंदिर मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है। तो अगर आस्था नहीं थी भगवान में, तो फिर नामांकन में क्यों फिर बैठ के हवन किए थे? पूछने वाला था, अगर आस्था ना होती तो मंदिर क्यों जाती स्मृति जी? वही तो कह रही हूँ, वाले दिन मंदिर, वही तो कह रही हूँ। तो जैसे कि नरेंद्र भाई ने कहा था कि देखिए, वो भी चूज करके मंदिर जाते हैं, क्योंकि नामांकन तो वायनाड में भी भरा था, तब मंदिर क्यों नहीं गए थे? हाँ, वहाँ तो फिर वोट बैंक खतरे में आ जाता। वही तो कह रही हूँ, अगर आस्था का विषय है तो आपने तो नामांकन वायनाड में भरा था, तब मंदिर क्यों नहीं गए? तो प्रधानमंत्री ने भी सवाल पूछा, आज आपकी सभाओं में भी था, कि क्या ओबीसी का आरक्षण उनसे छीनकर मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा? क्या ये? देखिए, हमारा संविधान कहता है कि आप धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते। ठीक, मैं पारसी समुदाय में ब्याही हूँ। विश्व भर में अब पारसी लगभग 55,000 पूरी दुनिया में रह गए हैं। ठीक, अगर पारसीज ने कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांगा, कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता है कर्नाटक में, तो उन्होंने ओबीसीज के आरक्षण में सेंध लगा दी। आज तक राहुल गांधी ने इसको डिनाई नहीं किया, क्योंकि कागजात स्पष्ट हैं। बिल्कुल। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बोलो कि राष्ट्रीय स्तर पे भी आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन वो डिनाई नहीं कर रहे हैं। आपने बोला महिलाओं के गहने, हाँ, संपत्ति कमाई का मतलब क्या है? जो गहने धारण किए हैं, या जो स्त्री धन मिला है, या जो खेत मजूरी करके पैसा कमाया, उनमें का सबकी गिनती होगी ना, गिनती होगी, किसी को तो छोड़ेंगे नहीं, जिसकी जितनी आबादी। और अमेठी साक्षी है कि उन्होंने आज तक गरीब को 98 तक नहीं दी है। रुपया देने की तो दूर की बात है।
आज अगर राहुल गांधी मानते हैं संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, कितना लूटे हैं भारत की तिजोरी से? राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा है? उनके पूरे परिवार के पास कितना पैसा है? सबसे पहले आज ये इंटरव्यू जैसे ही आपका एयर होगा, उन्हें तुरंत अपना पैसा पहले बांट देना चाहिए लोगों में। उसका तो अलग फैक्ट बताया पीएम ने, क्या कि 85 में राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस एक्ट खत्म इसलिए किया था ताकि इंदिरा गांधी देखिए, वो एक जगह जो प्रधानमंत्री ने कहा वो तो इतिहास का एक फैक्ट है जिसको गांधी परिवार झुटला नहीं सकता, कि इन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स कैसे खत्म किया ताकि इनको टैक्स देश में ना भरना पड़े, और वो जो विरासत है वो ना सरकार के पास ना जाए। लेकिन आज तो कई अवैध पैसा भी बटोर के बैठे हैं ना, तो जीजा जी की कहाँ जमीन पड़ी है? यहाँ अमेठी में, आप जहाँ गौरीगंज में हैं, यहाँ से 15-20 मिनट के फासले में सम्राट साइकिल की जमीन है, किसानों से ली गई थी कह के कि उनके लिए फैक्ट्री बनाएंगे, और कागज है अमन जी, आप जाके न्यायालय में चेक कर सकते हैं। यूपीएसआईडीसी ने, जो इंडस्ट्रियल बॉडी है, उसने दिया एक फैक्ट्री को चलाने के लिए। फैक्ट्री वाला अचानक खड़े होकर बोलता है भाई हम नहीं चला सकते, उठाकर जमीन दे दी जाती है राजीव गांधी फाउंडेशन को। राजीव गांधी फाउंडेशन में 3 प्रमुख सिग्नेटरी हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा। अब जमीन को वापस लेने के लिए किसान जाते हैं यहाँ जिला के न्यायालय में। जिला का न्यायालय कहता है कि जमीन कमर्शियल पर्पस के लिए थी, फाउंडेशन ने कैसे ली? फाउंडेशन तो कमर्शियल एक्टिविटी कर नहीं सकती, और जमीन ये कहकर ली गई थी कि किसान के लिए वहां पर फैक्ट्री लगेगी। न्यायालय का ऑर्डर हुआ कि किसानों को जमीन वापस लौटा दी जाए, यूपीएसआईडीसी को जमीन वापस लौटा दी जाए। अगर राहुल गांधी वाकई में इंसाफ में मानने वाले होते तो संपत्ति का पुनर्वितरण घर से शुरू हो। नहीं, और वो तो उनकी संपत्ति है ही नहीं, किसान की है। लेकिन अमेठी में गौरीगंज को किसान को जमीन लौटाने की बजाय राहुल जी, प्रियंका जी और सोनिया जी इन्हीं किसानों को घसीट के हाईकोर्ट ले गई है। तो जो देश भर में ज्ञान बांटा जा रहा है, शुरुआत गौरीगंज से करिए। यूपीएसआईडीसी की जमीन एक, आप यहीं पे हैं, आपने मुंशीगंज गेस्ट हाउस की बात सुनी होगी। यहाँ अमेठी विधानसभा में 30 एकड़ भूमि ली उन्होंने आज से 30 साल पहले, 600 रुपए भर के, और सरकार को लिखित में कह दिया कि हम सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 600 रुपए में। मैंने पार्लियामेंट में भी दस्तावेज सहित ये विषय उठाया था, और वहां पर सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उनके पास सत्ता तो थी, नहीं खोली, अपने लिए प्राइवेट गेस्ट हाउस बना लिया। जब नरेंद्र भाई बने प्रधानमंत्री, मैं सांसद बनी, तब मैंने सरकार में, केंद्र में निवेदन किया कि साहब 30 साल पुरानी मांग है, आप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, एक हमको दे दीजिए। हमको मेडिकल कॉलेज मिला जो तिलोई में बन रहा है। अब कोई भी व्यक्ति जो विवेकशील हो, वो क्या सोचेगा? राहुल गांधी को ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं ना, प्रियंका वाड्रा को, कि बहुत उत्तम किस्म के प्राणी हैं। जननायक तो छोड़ दीजिए, नायक भी नहीं है, लेकिन उत्तम श्रेणी के प्राणी हैं। तो मुझे बतलाइए, 30 एकड़ भूमि जो 600 रुपए में ली, सरकार की है, वापस नहीं करनी चाहिए थी कि साहब तो मोदी बना रहे मेडिकल कॉलेज, इस भूमि पर अब हमारा अधिकार नहीं है, हमने 30 साल पहले जो बोला था वो हम कर नहीं पाए, हम 600 रुपए वाली 30 एकड़ की भूमि जो सरकार की लौटा रहे हैं क्या? तो यहाँ अमेठी में भूमि खाकर बैठे हैं। यहीं से होनी चाहिए। हाँ, पहले सरकार की संपत्ति और किसान की संपत्ति लौटा दो, दूसरों की संपत्ति तो बाद में गिनना। अब वरासत में कहते हैं, यहाँ पे गांव की भाषा में वरासत कहते हैं कि कोई परलोक सिधार जाए तो वरासत उसकी आधी, कांग्रेस जो बोला है सैम पिट्रोडा ने 55% ले जाए, दीजिए ना, अपनी वरासत का 55% दे दीजिए भारत के खजाने में, और सिर्फ वो मत दीजिए जो फेक आप डिक्लेयर करते हैं, अब वो दीजिए जो आपने लूटा हुई है ना। मोदी को इतनी गाली बकी, एफिडेविट में आप क्या देखते हैं? शेयर मार्केट से फायदा उठाते हैं ना, पूरा पोर्टफोलियो कहां से कहां पहुंच गया। वही तो कह रही हूँ, मोदी को गरियाते हैं, फिर उसी की बनाई हुई जितनी भी व्यवस्थाएं जिसने इकोनॉमी को और सुदृढ़ किया, शेयर बाजार भी खेलते हैं। तो अजीब कम्युनिस्ट है भाई, इनका अजीब किस्म का सोशलिज्म है। दूसरों को बोलो कि तुम्हारी संपत्ति गिन के ले लूंगा, खुद अवैध संपत्ति जाके शेयर बाजार में लगाओ और पैसा कमाओ। तो सारा का सारा जो शेयर बाजार का उनका स्टॉक है बांट दो ना गरीबों में देश के। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। हाँ, बांट दो,
जाते जाते एक आखिरी सवाल, पुरी से भी कांग्रेस ने कैंडिडेचर वापस, कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस, ये सूरत में भी हुआ, ये इंदौर में भी हुआ और अब ये पुरी खजुराहो में भी सपा का एक निरस्त हुआ था जी। तो ये मतलब एक आखिरी सवाल जाते जाते 400 आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी बार सपा ने अपना बदला है, कई बार बदला है कैंडिडेट 3 से 4 बार। तो ये यहाँ पे कैंडिडेट लास्ट दे दिया भाई साहब। रायबरेली में लास्ट दिन नामांकन भरा और फिर दुनिया को ज्ञान बांटते हैं डरो मत, डरो मत। तो ये 400 पार 2 चरणों के बाद ये प्रैक्टिकल लग रहा है? एक आखिरी सवाल आप बताइए। नहीं मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। हम लोग तो बोल चुके हैं 400 पार अभी लग रहा है। हम लोग बिल्कुल बोल चुके हैं, अमित शाह बार बार बोल चुके हैं। पिक्चर तो अभी बाकी है यहाँ पे, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन हाँ 400 पार का जो नारा हमारे नेतृत्व ने दिया, निश्चित रूप से हम उस नारे को सफल बनाकर धरातल पर फलीभूत करेंगे, अगर पाकिस्तान को एतराज ना हो तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी। और इस चीज का भी एक है जाते जाते जरूर, शायद राहुल गांधी इसलिए भी नहीं चुनाव लड़ना चाह रहे होंगे कि इतनी मेहनत संभवतः वो नहीं कर सकते। मतलब सुबह से लेकर रात के 12 बजे अभी भी हमारे साथ स्मृति ईरानी यहाँ पर संवाद कर रही हैं। 400 पार का टारगेट लक्ष्य है, वो मैं अकेली नहीं हूँ, हम जैसे असंख्य कार्यकर्ता हैं इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, और जिसका रिजल्ट भी जरूर देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति ईरानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।